वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है अब्राहम मेस्लो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मेस्लो की जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है पर्सनैलिटी में अपना एक अलग स्थान रखती है, क्योंकि आप सभी ने हिरार्की थ्योरी के बारे में सुना होगा, नीड थ्योरी के बारे में सुना होगा। ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये मेस्लो की ही थ्योरीज हैं। इनकी थ्योरीज के बस नाम अलग अलग है। होलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी भी कहते हैं इनकी थ्योरी को। अब्राहम मेस्लो 1908 से 1970 तक इनका लाइफ स्पेन था। इन्हें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के स्पिरिचुअल फादर भी माने जाते हैं। पर्सनैलिटी की स्टडी के लिए इन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनाया था, जो रियलिटी में एक ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट का पार्ट था। और इस ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट की जो शुरुआत थी वो 1960 में हुई थी। और ये जो मूवमेंट था उसमें बिहेवियरिज्म और साइकोएनालिसिस दोनों ही व्यू पॉइंट्स को शामिल किया गया था। और शामिल भी इस तरीके से किया गया था कि उसको शामिल करके उसकी ही आलोचना की गई। और कहा गया कि इन दोनों ने ही मतलब कि जो हमारा बिहेवियरिज्म है और जो साइकोएनालिसिस है, इन दोनों ने ही व्यक्तित्व को एक संक्षिप्त और सीमित बना दिया है ना। कि जो हमारा बिहेवियरिज्म है और जो साइकोएनालिसिस है, ये जो दो स्कूल्स थे, इन्होंने क्या किया है, हमारी पर्सनैलिटी को थोड़ा सीमित कर दिया है। फिर उन्हें बताया गया कि और इन्होंने इन दोनों ही स्कूलों ने पर्सनैलिटी का एक सीमित अर्थ भी बताया है और बहुत ही इसको नैरो कर दिया है ब्रॉड करने की जगह। लेकिन ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट के जो हमारे समर्थक थे, जिसमें जो थे हमारे समर्थक कार्ल रॉजर्स, इनके अलावा कार्ल रॉजर्स थे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के। वो आए और इन्होंने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मैस्लो को। मैस्लो ने अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी में ऑर्गेनिज्म के जो यूनिकनेस होती है उसकी वैल्यूज के महत्व पर फोर्स डाला और उसकी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डायरेक्शन की जो कैपेसिटी होती है उस पर भी फोर्स डाला। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग जो होता है इसमें जो यूनिकनेस होती है, इसके जो वैल्यूज होते हैं, उसकी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डायरेक्शन की कैपेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोर्स डाला। उन्होंने बताया कि यही जो उनके अंदर फोर्स पाया जाता है, एक इंसान के अंदर जो यूनिकनेस पाई जाती है, जो पर्सनल ग्रोथ पाई जाती है, जो सेल्फ डायरेक्शन पाया जाता है, उसी की वजह से उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता रहता है और वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। इन फैक्टर्स के कंपैरिजन में एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हेरिडिटी, पास्ट एक्सपीरियंस का जो रोल होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है, एकदम जीरो होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इंटरनल फोर्स पे इतना अधिक फोर्स डाला गया है कि इसे होलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी भी कहा गया है। फिर इनकी जो थ्योरी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको बहुत इजीली समझ में आई थ्योरी, इसलिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी तक हमने क्या बात की कि इन्होंने साइकोएनालिसिस और बिहेवियरिज्म को बहुत क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बताया है कि इन्होंने पर्सनैलिटी की जो डेफिनेशन है उसको क्या कर दिया है, बहुत ही छोटा कर दिया है, नैरो कर दिया है। लेकिन वहीं पे मैस्लो ने पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस को, पर्सनैलिटी के अर्थ को बहुत ब्रॉड वे में बताया है, एक होलिस्टिक फॉर्म में बताया गया है। इसलिए इनकी डेफिनेशन या इनकी थ्योरी को होलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी भी कहते हैं। मैस्लो की जो थ्योरी है वो 3 पार्ट्स में हम बांट के देख सकते हैं ताकि थ्योरी को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। पहला है हायरार्किकल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। दूसरा, हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्सन। तीसरा, असेसमेंट एंड रिसर्च इन पर्सनैलिटी। पहला पार्ट से स्टार्ट करेंगे, हायरार्किकल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। मैस्लो के जो पर्सनैलिटी थ्योरी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, क्योंकि कोई मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं, हम किसी न किसी मोटिवेशन की वजह से अपने पर्सनल गोल की तरफ डायरेक्ट होते हैं। और ये सारी चीजें किससे डायरेक्टेड है, मोटिवेशनल प्रोसेस से। मैस्लो का ओपिनियन था कि ह्यूमन मोटिव्स इन्नेट होते हैं और उन्हें प्रियोरिटी या पोटेंसी के असेंडिंग हायरार्की में
ही हम अरेंज करते हैं। आप असेंडिंग हायरार्की कैसे हो सकती है, नीचे से ऊपर जाएगी। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और सेफ्टी नीड्स हैं, यानी कि नीचे की जो 2 नीड्स हैं वो लोअर लेवल नीड्स कहलाएंगी, और अंतिम 3 हमारी लव, बिलोंगिंगनेस, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड्स हैं उनको हम हायर लेवल नीड्स कहते हैं। हायरार्किकल मॉडल में जो नीड जितनी नीचे होती है उसकी प्रायोरिटी और पोटेंसी उतनी ही अधिक मानी गई है। जैसा कि आप देख रहे हो इसके परसेंटेज लिखे हुए हैं, फिजियोलॉजिकल का 85, सेफ्टी का 70%, लव एंड बिलोंगिंग का 50%, स्टीम का 40% एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का हमारा वैसे ही 10%। जितनी नीचे है उतनी ज्यादा उसकी पोटेंसी है, पोटेंशियलिटी है, और जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही है उसकी पोटेंशियलिटी उतनी ही कम होती जा रही है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है। इस कैटेगरी में वो नीड्स आती हैं जैसे कि भोजन करना, जो बेसिक नीड्स हैं आपके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जिन नीड्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, भोजन करने की, पानी पीने की, सोने की, ठीक है, सेक्स की आवश्यकता, एक एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने की आवश्यकता, इसको इंक्लूड करते हैं। ये सभी क्या है, बायोलॉजिकल ड्राइव से सीधे रिलेटेड होती हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड होती है बेसिकली। और इस कैटेगरी की जो आवश्यकता है उसकी प्रायोरिटी और पोटेंसी उतनी ही ज्यादा है। बताया था ना अभी 85% है। व्यक्ति को इससे ऊपर के स्तर की आवश्यकता की ओर बढ़ने के लिए बायोलॉजिकल नीड्स की संतुष्टि आवश्यक होती है। कम से कम एक न्यूनतम लेवल, ठीक है, एक स्पेसिफिक लेवल को पूरा करना जरूरी होता है, तभी वो सेकंड लेवल पे पहुंचेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। जब व्यक्ति की बायोलॉजिकल नीड्स की संतुष्टि हो जाती है तो वो हायरार्की के दूसरे लेवल पे पहुंच जाता है, यानी कि सेफ्टी नीड्स की ओर बढ़ जाता है, और उसका बिहेवियर या उसकी जो आवश्यकता है उससे प्रभावित होने लगती है। ये जो नीड है उसमें क्या है, सुरक्षा, स्थिरता, डिपेंडेंसी, प्रोटेक्शन, फियर, एंजाइटी आदि की अनुभूतियों से या एक्सपीरियंसेस से इंसान खुद को मुक्त करना चाहता है। वो अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहता है, हेल्थ और वेलनेस चाहता है, ठीक है, एक्सीडेंट्स, इंजरीज से क्या है, सेफ्टी चाहता है, तो LIC वगैरह कराता है, पॉलिसीज करवाता है। इस तरह की आवश्यकता बच्चों में अधिक होती है क्योंकि वो अन्य लोगों पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। एक हेल्दी या मैच्योर एडल्ट में सुरक्षा की जो आवश्यकता होती है उसमें एक तरह का बैलेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस जो नीड है हमारी, वो थर्ड है। जब हमारी नीचे की दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स और हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पूरी हो जाएगी, तो हम तीसरे स्तर पे बढ़ेंगे, यानी कि हायर लेवल नीड की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड लेवल पे बढ़ेंगे। तब हमारी आएगी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। अब हम इसको शांत करना चाहेंगे। बिलोंगिंगनेस की आवश्यकता से तात्पर्य है अपने परिवार, समाज में एक अच्छा प्रेस्टिजियस या एक अच्छी पोजीशन को पाने की इच्छा से, या किसी रेफरेंस ग्रुप की मेंबरशिप प्राप्त करने से, अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छे संबंध बनाए रखने से। स्नेह की आवश्यकता से तात्पर्य है दूसरों के स्नेह को पाने से और दूसरों को स्नेह देने से। जो हमारा बिलोंगिंगनेस की आवश्यकता है तथा जो हमारी लव की आवश्यकता है एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, टाइड अप हैं, इसलिए इन्हें एक ही श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा, इसलिए हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं, रोमांटिक अटैचमेंट्स होते हैं हमारे, हम फैमिली के साथ रहते हैं, सोशल ग्रुप्स बनाते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में हम जाते हैं, है ना। इसी वजह से अभी आपका कभी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है तो आपको बहुत हर्ट होता है, बहुत परेशान रहते हो, क्योंकि लव एंड बिलोंगिंगनेस जो नीड होती है उस टाइम वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारी स्टीम नीड्स। स्टीम नीड यानी कि सम्मान की जो आवश्यकता है, हायरार्किकल मॉडल में फोर्थ लेवल की आवश्यकता बताई गई है। सम्मान की आवश्यकता व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब इससे नीचे की तीनों आवश्यकताएं, यानी कि बायोलॉजिकल नीड्स, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसे कहते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स और लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स पूरी हो जाती हैं। सम्मान की आवश्यकता में मैस्लो ने 2 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, सेल्फ स्टीम नीड
और मतलब कि आत्मसम्मान की आवश्यकता और दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता। पहले प्रकार की जो आवश्यकता है उसमें कॉम्पिटेंसी प्राप्त करने की इच्छा, पर्सनल ग्रोथ, एडिक्वेसी, अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस आदि की भावना सम्मिलित होती है। ठीक है, खुद अपने आप को जो हम दे रहे हैं। अब क्या है, दूसरों से सम्मान पाना है, नीड फॉर एस्टीम फ्रॉम अदर्स, ठीक है, एक्सेप्टेंस, पहचान, कि लोग मुझे पहचाने, मेरी प्रशंसा करें, ठीक है, मेरे पे ध्यान दें। तो ये दो तरह की जो नीड्स है वो एस्टीम नीड्स में आएंगे। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये हायरार्किकल मॉडल का सबसे लास्ट स्टेप है जहां व्यक्ति तब पहुंचता है जब इसके नीचे की चारों आवश्यकताएं यानी कि बायोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, स्टीम नीड्स पूरी हो जाती हैं। तब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से क्या मतलब है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की वो स्टेज जहां व्यक्ति अपनी खुद की कैपेबिलिटीज और पोटेंशियलिटीज से पूर्णतः परिचित होता है कि उसके अंदर कौन कौन सी पोटेंशियलिटीज हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, और उसके अनुरूप ही अपने आप को वो डेवलप करता है या उसके अनुरूप ही अपने आप की ग्रोथ करता है। ये जो नीड है वो हायरार्की में अन्य नीड से डिफर होती है और ठीक निचली अवस्था अर्थात स्टीम नीड की पूर्ति हो जाने पर व्यक्ति अन्य अवस्था के समान ही इस अवस्था में भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में नहीं हो पाता। अगर नीचे की आवश्यकताएं नहीं पूरी हैं तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंचेगा, ये बोला गया है। और इस अंतिम अवस्था में सिर्फ वही लोग आ पाते हैं जिनकी सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति हुई हो तथा साथ ही साथ जिसमें बी वैल्यूज, कैपिटल बी, ए बी वाला बी, इसमें बी वैल्यूज की परिपूर्णता हो, कंप्लीटनेस पाई जाए। अगर व्यक्ति ऐसा है जिसे सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति तो हुई है परंतु उसमें बी वैल्यू यानी बीटा वैल्यूज की कमी है तो ऐसे लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इस अंतिम अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इसकी बहुत सारी चीजें बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज मानी गई है, इसको हर कोई नहीं पहुंच पाता, इसलिए कई सारे ऑब्स्टिकल आते हैं इस स्टेज पे जिसकी वजह से इंसान नहीं पहुंच पाता। कौन कौन से ऑब्स्टिकल हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है एक कमजोर, ठीक है, कमजोर नीड है, बताया तुम लोग को 10% की आवश्यकता, 10% तक इसका परसेंटेज है, ठीक है, पोटेंट नीड है, ठीक है, कम प्रबल आवश्यकता है। दूसरा क्या है, जिन व्यक्तियों में अपनी खुद की कैपेबिलिटीज या पोटेंशियलिटीज को उन्नत करने पे ऐसी अवस्था उत्पन्न होने की आशंका होती है जिससे वो खुद नहीं निपट पाएंगे, तो ऐसे लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है जिन्हें कहते हैं जोना कॉम्प्लेक्स, जो खुद की कैपेबिलिटीज से डरने लगते हैं। इसके बाद है कि अगर किसी इंसान के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ करेज नहीं है, वो एफर्ट नहीं कर रहा है इस स्टेज में आके, तो भी वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पहुंचने से डिप्राइव फील करेगा। जिन व्यक्तियों को चाइल्डहुड से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है या बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलता है उनको भी इस स्टेज में पहुंचने में दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं बेसिक नीड्स की। ये तो हमारी हायरार्किकल मॉडल की मेन नीड्स हो गई, इसके अलावा कुछ बेसिक नीड्स भी हैं जैसे कि कॉग्निटिव नीड्स, न्यूरोटिक नीड्स, डेफिशिएंसी और डेफिसिट नीड्स और ग्रोथ मोटिवेशन। कॉग्निटिव नीड्स क्या है, कॉग्निटिव नीड्स से तात्पर्य उन आवश्यकताओं से है जो इंफॉर्मेटिव होती हैं, जो हमें कुछ देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने बताया है नीड टू नो, जानने की आवश्यकता, और नीड टू अंडरस्टैंड, समझने की आवश्यकता। इन दोनों आवश्यकताओं को एक अलग अलग हायरार्की होती है जिसमें पोटेंसी के क्रम में पहले हम किसी को जानते हैं और फिर उसको समझते हैं, ठीक है। पहले नीड टू नो होगा, पहले जाना और फिर समझा, तो पहले आप नीचे रखोगे नीड टू नो को, उसके बाद वाले क्रम में रखोगे ऐसी ट्रायंगल बना के नीड टू अंडरस्टैंड को। ये आपकी हो गए कॉग्निटिव नीड्स। न्यूरोटिक नीड्स की बात करें तो मैस्लो के अनुसार कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी संतुष्टि से व्यक्ति में क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ नहीं होती या उनकी हेल्थ की ग्रोथ नहीं होती, बल्कि अगर ऐसी आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाए तो इंसान के अंदर एक डिसऑर्डर या स्टैग्नेशन डेवलप हो जाता है, जिसको न्यूरोटिक नीड ही कहते हैं। जब व्यक्ति में बिलोंगिंगनेस एवं
स्नेह की आवश्यकता या लव की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होती, तो वो क्या होता है, अपने आप ही अग्रेसिवनेस या हॉस्टिलिटी की तरफ बढ़ने लगता है। इसी को न्यूरोटिक नीड बोला गया है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी और डेफिसिट नीड। इस मोटिव को मैस्लो ने डी मोटिव बोला है। कैपिटल डी मोटिव कहाँ है, डी मोटिवेशन कहाँ है। और इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति में न्यून या हीन अवस्थाओं यानी कि डेफिसिट स्टेट जो होती है, भूख, ठंडक, असुरक्षा आदि से उत्पन्न टेंशन को दूर करना, यानी कि कोई भी डेफिशिएंसी आपके अंदर डेवलप हो रही है उसको दूर करने से मतलब है। और ये जो डीमोटिवेशन है, इससे हिरार्किकल मॉडल में सबसे लोअर लेवल नीड्स के लगभग समान ही, यानी कि बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है उसके इक्वल रखा गया है। अब मैस्लो ने से कुछ विशेषताएं बताई है डेफिशिएंसी और डेफिसिट मोटिव्स की, कि अगर डी मोटिव नहीं है, एब्सेंट है, तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। भाई डेफिशिएंसी है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, एब्सेंट है तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। भाई आपको पता ही नहीं चल रहा आपको भूख लग रही है। इन्होंने बताया कि अगर डी मोटिव की उपस्थिति है तो इंसान की इलनेस की रोकथाम होगी और वो अच्छा हो जाएगा। डी मोटिव के पुनः रिस्टोरेशन से इंसान अपने आप को अच्छा फील करने लगता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में डिप्राइव्ड पर्सन द्वारा डी मोटिव को अन्य की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है। सेल्फ एक्साइटेशन पर्सन के लिए डी मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि ये तो फिजियोलॉजिकल लेवल की नीड्स है, उसके लिए बाकी नीड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ मोटिवेशन की। ग्रोथ मोटिवेशन से तात्पर्य ऐसे अभिप्रेरकों से है जो व्यक्ति को अपने अंतःशक्ति या अपनी खुद की कैपेबिलिटीज या पोटेंशियलिटीज की पहचान कर उसे विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अतः यह निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय आवश्यकताएं, हायर लेवल नीड है। इसे मेटा नीड या बी मोटिव भी कहा जाता है। इस तरह की आवश्यकता या अभिप्रेरक आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्साइटेशन जो पर्सन है उनका एक मुख्य प्रेरक माने जाते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्रोथ मोटिवेशन। ये हमारी हम बताएंगे, कुछ बात करेंगे कि कुछ और नीड्स भी होती है, यानी कि मेटा नीड्स भी होती हैं। 18 तरह की 18 टाइप की मेटा नीड्स बताई गई हैं। ठीक है, अब ये जो मेटा नीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ट्रुथ, गुडनेस, ब्यूटी, यूनिटी, डिकोटोमी, यूनिकनेस, परफेक्शन, कंप्लीशन, जस्टिस, ऑर्डर, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, एफर्टफुलनेस, प्लेफुलनेस, सेल्फ सफिशिएंसी और मीनिंगफुलनेस। ठीक है, ये मेटा जो नीड्स है इनसे मेटा पैथोलॉजी जुड़ी होती है। जैसे सच्चाई एक मेटा नीड है और इसकी संतुष्टि नहीं होगी तो इंसान में क्या होगा, विश्वासहीनता या शक डेवलप हो जाएगा। ये हमारा मेटा नीड्स बताती है। जब जब ये पूरा नहीं होती तब तक मेटा पैथोलॉजी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं हेल्दी पर्सनैलिटी की, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन पर्सन की। मैस्लो ने अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी की मुख्य विशेषता बताई है कि यह सिद्धांत मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के अध्ययन पे आधारित है। मैस्लो ने इन व्यक्तियों का अध्ययन करके सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्सन की पहचान की, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। इन्होंने बताया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो परसेप्शन होता है वो रियल होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति अपने आप का, दूसरों का और अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका जो परसेप्शन है ठीक वैसे ही करते हैं जैसे वो हैं, एज इट इज करते हैं। ऐसे लोगों में सिंप्लिसिटी होती है, नेचुरलिटी होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है। ठीक है, सरलता, स्वाभाविकता, सहजता पाई जाती है। ऐसे लोग प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं। ऐसे लोग यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइज जो पर्सन है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, ना कि सेल्फ सेंटर्ड। ऐसे लोगों में डिटैचमेंट का भाव अधिक होता है, ना कि प्राइवेसी। ठीक है, हाँ, ऐसे लोगों में डिटैचमेंट भी होता है और ये प्राइवेसी पसंद करते हैं, रिजर्व रहते हैं। ऐसे लोगों में ऑटोनॉमी अधिक होती है। ऐसे लोगों में अन्य लोगों एवं घटनाओं को नवीनतम नए दृष्टिकोण से, न्यू व्यू पॉइंट से देखने की आदत पाई जाती है, ना कि घिसे पीटे दृष्टिकोण से। ऐसे लोगों में कुछ विशेष, कहते हैं ना, एक स्पेशल पावर है, यूनिकनेस पाई जाती है। ठीक है, कुछ विशेष
शक्तियां पाई जाती हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस पाए जाते हैं जिनसे व्यक्ति अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट, साहसी और निर्णायक समझता है। इसी को पीक एक्सपीरियंसेस भी कहा गया है। ऐसे लोगों में ह्यूमनिज्म की जो फीलिंग होती है वो होती है। ऐसे लोगों का संबंध कुछ विशेष महत्वपूर्ण लोगों के साथ अधिक घनिष्ठ होता है तथा ऐसे लोगों में बहुत सारे लोगों के साथ सुपरफिशियल रिलेशनशिप बनाए रखने की बुरी आदत नहीं होती। ये नहीं कि बहुत इकट्ठा कर लिया और रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं। जिनके साथ भी रिलेशनशिप बनाते हैं वो रियल होते हैं। ऐसे लोग डेमोक्रेटिक वैल्यू और एटीट्यूड को अधिक दिखाते हैं। ऐसे लोग मीन्स और एंड्स में स्पष्ट अंतर रखते हैं। इन लोगों में ह्यूमर अधिक होता है, ना कि हॉस्टिलिटी। ये क्रिएटिव होते हैं और कल्चर के प्रति कंफर्मिटी नहीं दिखाते हैं। ऐसे लोग अपने इन्वायरमेंट के साथ सिर्फ एडजस्टमेंट ही नहीं दिखाते बल्कि उसके साथ ट्रांसीडेंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। मैस्लो ने अपनी थ्योरी में इंसान के सेल्फ एक्सप्लोरेशन को किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है इसको बताया है। इन्होंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने और उसे मोटिवेट करने के लिए स्कूल को सर्वोत्तम स्थान बताया है। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है असेसमेंट एंड रिसर्च इन पर्सनैलिटी का। इसमें उन्होंने बताया क्या असेसमेंट किया। मैस्लो ने खुद तो पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए कोई स्केल नहीं बनाई थी, ना ही कोई टेक्निक दी, लेकिन एबर्ट सॉस्ट्रोम ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मापने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया जिसको पर्सनल ओरिएंटेशन इन्वेंटरी POI कहा गया। इन्होंने बताया कि इसके अंदर 150 स्टेटमेंट पेयर्स होते हैं, 150 स्टेटमेंट्स के पेयर्स होते हैं और उनमें से व्यक्ति को यह बताना होता है कि कौन सा कथन सबके लिए सर्वोत्तम है या सबसे उपयुक्त है। इस स्केल में या इस इन्वेंटरी यानी कि पर्सनल ओरिएंटेशन इन्वेंटरी में दो मेजर स्केल्स हैं, टाइम कॉम्पिटेंसी स्केल और दूसरा इनर डायरेक्टेडनेस स्केल। टाइम कॉम्पिटेंसी जो स्केल है इस तथ्य का मापन करती है कि व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं कहाँ तक अपने वर्तमान समय के अनुरूप होती हैं और कहाँ तक अपने प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है। और वही इनर डायरेक्टेडनेस स्केल इस तथ्य का मापन करती है कहाँ तक व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय एवं मूल्यों के लिए अपने ऊपर ना कि दूसरों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, बाद में जो सॉस्ट्रोम थे इन्होंने POI को थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव बनाया, थोड़ा मॉडिफाई किया, उसको नाम दे दिया पर्सनल ओरिएंटेशन डायमेंशन, जिसमें 240 आइटम्स रखे गए और इसमें जो कोरिलेशन आया वो पॉजिटिव था। तो बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, ये बस मेजरमेंट तुम लोग को बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं लायबिलिटीज की, वैल्यूएशन की या क्रिटिसिज्म की, कि इनकी जो थ्योरी है इसमें कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। मैस्लो की जो पर्सनैलिटी थ्योरी है उसमें सबसे प्रथम बार व्यक्ति की जो व्यवहार है उनको ऑप्टिमिस्टिक या ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट से समझा गया और उसे समझने पे जोर दिया गया। मैस्लो की पर्सनैलिटी थ्योरी को सोशल, क्लिनिकल, पर्सनल सिचुएशन में काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। मैस्लो द्वारा जो प्रपोज्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के लिए एक वरदान साबित हुआ है और वहीं इसमें कुछ लिमिटेशंस भी पाई गई हैं कि मैस्लो की जो पर्सनैलिटी थ्योरी है उसमें डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं एक दूसरे पर को ओवरलैप कर रहे हैं। सुल्स के अनुसार मैस्लो ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए सिर्फ 49 सब्जेक्ट्स को इंटरव्यू किया और उनके ऊपर ही अपने डेटा को लेके एनालिसिस करके थ्योरी बनाई है। कुछ जो आलोचक हैं उनका मत है कि मैस्लो ने अपने अध्ययन में सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन्स के बारे में जिन साधनों के माध्यम से आंकड़ों को इकट्ठा किया है वो काफी अस्पष्ट है, वो बहुत क्लियर नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, मेटा नीड, मेटा पैथोलॉजी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आदि का कोई भी एक बेस नहीं है, ऑब्जेक्टिव बेस नहीं है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार एक समय में एक ही स्तर पे जो नीड्स हैं वो एक ही समय पे एक ही स्तर की जो नीड्स हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद मैस्लो की जो थ्योरी है एक उपयोगी सिद्धांत साबित हुई है। हम लोग बहुत पढ़ते आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो, पर्सनैलिटी हो, काउंसलिंग हो, हम हर जगह पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो, सब में हम पढ़ रहे हैं। खासकर साइकोथेरेपीज, मेडिसिन, इन सब में
इसका बहुत यूज हो रहा है। तो ये थी हमारी मैस्लो की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत अच्छी है, लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, पहले तो इसके बारे में जानिए मैस्लो ने क्या क्या किया, ये इनकी टाइमलाइन है, टाइम फ्रेम है। इसके बाद इनकी थ्योरी को 3 पार्ट्स में जान के पढ़ना है आपको। पहले पार्ट में आपको इनका मॉडल जानना है, हिरार्किकल मॉडल, और मोटिवेशन के बारे में जानना है, सारी नीड्स आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बेसिक नीड्स जो 4 हैं वो भी पता होनी चाहिए। फिर आपका जो सेकंड पार्ट है ये हेल्दी पर्सनैलिटी यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड जो पर्सनैलिटी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता होना चाहिए। तीसरे पार्ट में क्या रिसर्च और असेसमेंट हुआ है पर्सनैलिटी पे वो पता होना चाहिए, और लायबिलिटीज पता होनी चाहिए। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा बच्चों, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।